हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन यानी होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताया। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, उसमें 1 1 और 2 के बारे में डिटेल हमने देखा। ठीक है, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको 1 1 और 2 को शो करना सिखाया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि रेंज स्पेस क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है, नल सेट क्या होता है और रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, इनके बारे में देखा। तो आज पहले हम लोग रेंज स्पेस इनको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर इनके क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट। इनके कंसेप्ट को थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। उसके बाद फिर इसी सीरीज में क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन बनेगा वो ये है कि पहले रेंज स्पेस और इन पे कमांड कैसे करेंगे, है ना। रेंज स्पेस, नल स्पेस जो भी है, इन पे कमांड कैसे होगा। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं हम लोग क्या है ये रेंज स्पेस। जैसे कि हमने कल आपको डिफाइन किया, क्या क्या डिफाइन किया। जैसे पहली चीज तो मैंने आपको डिफाइन किया था कि हमारे पास रेंज सेट क्या होता है, राइट। रेंज सेट। दूसरी बात मैंने आपको डिफाइन किया, ठीक है, नल सेट क्या होता है। नल सेट या फिर इसको कर्नेल भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, तो कर्नेल भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, फिर मैंने थर्ड पॉइंट आपको डिफाइन किया था। रेंज सेट नल सेट के बाद आपको आ जाता है रेंज स्पेस, एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाता है नल स्पेस। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारा रेंज सेट क्या होता है, ठीक है, और अदर हमारे पास क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो रेंज सेट क्या होता है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास मान लो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा डिफाइन है v टू v डैश। ये मान लो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, ये मेरा v है और ये v डैश है। तो v एक्चुअली में होता क्या है, v आपका होता है वेक्टर स्पेस, और ये भी मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस है। एज अ सेम फील्ड स्केलर हमने मान लिया, फील्ड मान लिया हमने f, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक वेक्टर स्पेस हो गया जिसको मैंने नाम दिया v, एंड यहाँ पे मैंने कोई दूसरा वेक्टर स्पेस बना लिया। ठीक है, ये कोई वेक्टर स्पेस हो गया जिसका मैंने नाम दिया क्या, जिसका मैं नाम दिया मैंने v डैश, राइट, v डैश हो गया। अब यहाँ से देखो, एक्चुअली में यहाँ पर जो v के मेंबर होंगे, ठीक है, और इनसे क्या करेगा, ये अपना कम से कम एक मैंने बताया था यूनिक इमेज रखता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन में, ऐसा तो है नहीं कि सभी का मेरा इमेज हो। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही कहानी। तो यहाँ पे इमेज हमारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता हूँ, मतलब कोडोमेन के ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके सभी एलिमेंट का इमेज होगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का कम से कम एक इमेज तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका प्री इमेज के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसके इमेज के बारे में कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, राइट। ये हमने अपने पिछली वीडियो में सब डिस्कस कर रखा था, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसका जिसका कोई प्री इमेज होगा, जिसका जिसका कोई प्री इमेज होगा, या बोल सकते हो इसके जितने एलिमेंट्स हैं जो इसके इमेजेस आते हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, तो वैसे आपने वहां पर रेंज सीखा था फंक्शन में, जैसे रेंज सीखा था, तो रेंज में क्या सीखा था, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, राइट। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन होगी, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और राइट यहाँ पे हमारे पास कोई डी हो, यहाँ पे मान लो कोई ई और यहाँ पे मान लो कोई एफ। तो यहाँ पे ए मेरा मैप हुआ डी से, ठीक है, बी भी मैप हुआ डी से, और जो सी मेरा मैप हुआ ई से, ये मैप हुआ। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर कि डोमेन में कितने एलिमेंट्स है, बोलेंगे एबीसी। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट, बोलेंगे डी ई एफ, राइट। और मैं बोलूंगा रेंज में कितने एलिमेंट है, बोलेंगे डी और ई। ये चीजें। तो रेंज क्या होता है एक्चुअली में, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इमेजेस क्या होते हैं, जो मैपिंग होती है इसकी, तो जिस जिस वैल्यू पे मैप होती है उनका हम बस कलेक्शन ले लेते हैं, और वो कलेक्शन ही कहलाता है आपका रेंज, राइट। तो यहाँ पे रेंज का क्या डेफिनेशन हो गया, तो रेंज क्या डेफिनेशन हो रहा है, रेंज, ठीक है, ठीक है, वो बन जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो x होगा वो कहाँ किसका मेंबर होगा, v का मेंबर होगा, और जो tx आता है ऑफ कोर्स वो v डैश का मेंबर होगा। जो इमेज है कहाँ जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे x है,
तो इसका इमेज क्या बोला जाएगा, टी एक्स बोला जाएगा, राइट। तो टी एक्स किसका मेंबर होगा, ऑफ कोर्स वी डैश का मेंबर होगा, और एक्स का मेंबर होगा, पक्की बात है कि वी का ही मेंबर होगा, राइट। तो ये मुझे समझाने वाली बात तो है नहीं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है, उसमें अगर आपने देखा है तो ये मेरे पास हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सिचुएशन क्या है, देखिए ये मेरे पास हो गया रेंज। तो रेंज क्या बताओगे आप लोग, रेंज ये बता दोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस इन टर्मिनेशन, जो भी टर्मिनेशन डिफाइन हो रहा है उसके यानी कि जो इमेजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन ले लो, वही आपका रेंज बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल सेट। क्या होता है नल सेट, देख लेते हैं आप, ठीक है। तो नल सेट या फिर कर्नल भी बोल सकते हो आप इसको, तो कर्नल भी हम लोग इसका नाम दे सकते हैं। तो चलो हम कर्नल के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कर्नल ऑफ टी। चलो इसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करता हूँ। तो इसमें क्या था वो समझ लीजिए। अब इसको डिफाइन मतलब करना है या फिर इसको समझना है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई एलिमेंट आप रखते हैं, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कुछ भी डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है, तो जब भी कोई एक्स का एलिमेंट यहाँ पे रखें, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, और इसकी मैपिंग किधर हो जाए, मेरे पास जीरो को हो जाए, यानी हर एक एलिमेंट का, इसका जो एलिमेंट यहाँ पे हो रहा है, जो भी एलिमेंट आप रख रहे हो उसकी मैपिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मैं कहूंगा, मैं सिंपली इसको कह सकता हूँ कि क्या आएगा, ये मेरा किसका मेंबर होगा, ये मेरा कर्नेल का मेंबर होगा। यानी कैसे, तो आप कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ हुज एलिमेंट, सॉरी द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हुज इमेजेस आर जीरो, ठीक है, यानी उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन लिया जाता है, उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन लिया जाता है जिसका इमेज क्या होगा, जीरो होगा, राइट। एंड यहाँ पे टी एक्स इक्वल टू जीरो। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ये पॉइंट होता है इसका। तो हमने क्या बोला, कर्नेल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हुज ऑल एलिमेंट्स ऑफ वी हुज इमेजेस आर जीरो, ये आप बता सकते हो। यानी कि सिंपली अगर इसको बताना चाहो तो ऐसे बता सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास ये वी हो गया, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास वी डैश हो गया, ये वी है, ये वी डैश है, ठीक है, इसमें मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे समथिंग कोई मेंबर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वी डैश में क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे जीरो तो पक्का होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी है तो होल्ड ही करते हैं, तो जीरो तो पक्का ही होगा। इसमें भी जीरो होगा, ऐसा नहीं कि इसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो जीरो इसमें भी होगा, जीरो इसमें भी होगा, तो जीरो एज ए वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इधर से गया, ये जितने हो रहे हैं, ठीक है, ये गया मान लो और ये गया, अदर कहाँ मैप कर रहे हैं मुझे पता नहीं, अगर ये जो मैप कर रहे हैं जीरो को, ठीक है, तो इनका जो कलेक्शन लिया जाएगा, किसका कलेक्शन, वी के मेंबर का, यानी कि जो ए बी सी है हमारे पास, इनका जो हम कलेक्शन लेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा कर्नल बन जाएगा। यानी इनका कलेक्शन अगर ले लिया हमने, राइट, तो इनका हमने कलेक्शन ले लिया ए बी सी, तो मेरा क्या बन जाएगा, यही मेरा क्या बन जाएगा, कर्नल बन जाएगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो इस बात को क्लियर करते हुए, अच्छा यहाँ पे ये बताओ कि आपने ये तो बात समझाई है कि अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया होगा, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, सिंपली जीरो मिल जाता है, राइट। तो ये आपको मिल जाता है, ये मैंने शो भी कराया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझिए कि मतलब एक तो हमेशा, मैंने बताया था ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये पक्का डिफाइन होगा, ठीक है, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पक्का डिफाइन होता है। तो आप ये बताओ कर्नेल कभी क्या नल सेट हो सकता है, अगर कर्नल नल सेट की बात किया जाए, कर्नल क्या कभी नल सेट हो सकता, नहीं, ये हमेशा एक एलिमेंट तो पक्का ही रखेगा, वो क्या एलिमेंट क्या हो सकता है, वो जीरो, यानी कि अदर रखे चाहे ना रखे, लेकिन वो एक एलिमेंट हमेशा रख सकता है, वो क्या हो सकता है, जीरो। आप इमेजिन करके देख लें, क्योंकि ये तो पक्का ही देगा आपका यार, अगर ये पक्का देगा तो मतलब क्या है, अदर हो चाहे ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर ये मिल गया अपना काम हो गया। तो मैं ये सिंपली कह सकता हूँ कि यहाँ पर कर्नल में क्या बोल सकता हूँ कि एक तो पक्का एलिमेंट मिलेगा, वो क्या है, जीरो, अदर मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक एलिमेंट आपको कर्नल में पक्का मिल जाएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो यही मेरा होता है, ये मेरा क्या होता है, यही मेरा होता है कर्नल। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान दो कि जो मेरा रेंज होता है वो किसके मेंबर रखता है, वो मेंबर रखता है वी डैश के, तो पक्की बात जो रेंज होगा वो किसका सबसेट होगा, वो वी डैश का सबसेट होगा। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ वी डैश, और कर्नल किसका सबसेट होगा, कर्नल मेरा किसका सबसेट हो जाएगा, वी का सबसेट, क्योंकि ये वी के मेंबर रख रहा है, ठीक है। तो कर्नल के जो मेंबर्स होंगे वो किसके सबसेट हो जाएगा, कर्नल सबसेट हो जाएगा, ठीक है, वी का। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये मेरे सबसेट है ना कि सब स्पेस,
ठीक है। तो मैं इनको रेंज स्पेस नहीं बोल सकता हूँ, मैं इसको रेंज सेट बोल सकता हूँ, रेंज स्पेस नहीं बोल सकता हूँ। रेंज स्पेस तब मैं बोलूंगा जब ये जो सबसेट है, ये मेरा जो सबसेट है, राइट, अब ये क्या हो जाए, ये वो कंडीशन होल्ड कर जाए। कौन कौन सी? सब स्पेस की 3 कंडीशंस होती हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये तीनों होल्ड कर जाए तो मैं इसके बारे में कहूंगा कि हाँ ये मेरा क्या होगा, रेंज स्पेस होगा। ये रेंज सेट को मैं तभी रेंज स्पेस बोल सकता हूँ जब वो क्या करे, जब वो 3 कंडीशन फॉलो करे। कौन कौन सी? जीरो वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसी प्रकार से नल सेट को मैं नल स्पेस तभी बोल सकता हूँ जब वो कितनी कंडीशन फॉलो करे, 3, क्योंकि सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का। ये वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। मैं नहीं कहूंगा वेक्टर स्पेस का सबसेट नहीं है, लेकिन आप ये भी बात तो जानते हैं कि सभी वेक्टर स्पेस के सबसेट आपका क्या नहीं होता, नल स्पेस या फिर नल सब स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो सभी वेक्टर स्पेस का सबसेट सब स्पेस नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसी सिचुएशन को अप्लाई करते हुए मैं इसको सिंपली ये कह सकता हूँ। कोई डाउट इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। चलो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा अभी ऐसा नहीं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये अपने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, बस मैं इसका रिव्यू एक बार देख रहा हूँ कि क्या क्या इसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे, ठीक है ना। वो भी ज्यादा डीप में न जाके हमने नॉर्मली ये आपको बताना चाहा है, ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब तो ये कहानी क्लियर हो गई नहीं होगी, ठीक है। चलो इस सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रेंज स्पेस क्या होता है? क्या रेंज सेट और रेंज स्पेस दोनों सेम होता है? तो आपको जवाब मिल चुका होगा। क्या नल स्पेस नल सेट सेम होता है? तो आपको इसका भी जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिंपली, अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसी में रैंक और नलिटी की बात कर लेता हूँ। रैंक क्या होता है और नलिटी क्या होता है, ठीक है। तो रैंक की चर्चा कर लेते हैं भाई। रैंक में एक चीज आप जान लो कि डायमेंशन ऑफ, देखना, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज कॉल्ड रैंक। डायमेंशन, ठीक है, ऑफ किसका? रेंज स्पेस। रेंज स्पेस ऑफ टी, राइट, इसको बोलते हैं रैंक। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है, रोटी से, ठीक है। ये रैंक हो गया आपका। तो क्लियर हो गया। मैं नल स्पेस का अगर डायमेंशन ले लेता हूं, उसको क्या बोलते हैं? नलिटी। तो हम नलिटी की बात कर रहे हैं अब। तो नलिटी में क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ, ठीक है, नल स्पेस। अब डायमेंशन में किसका नल स्पेस का ले लेता हूं, वो क्या बन जाता है? नलिटी बन जाता है। और नलिटी को आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ईटा ऑफ टी, ठीक है, ये नलिटी नोटेशन हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डाउट है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ से कुछ कंसेप्ट हम लोग डील करते हैं। अगर मान लीजिए हमने आपको सिचुएशन दे दिया, हमने आपसे ये बोला कि कोई मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिचुएशन दिया, चलो हम आपको सिचुएशन देकर इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, ठीक है, आपसे, ताकि आपको कंसेप्ट और थोड़ा डील हो जाए, है ना। चलो मैंने आपको सिचुएशन ये दिया कोई मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है टी, ठीक है, और वी टू वी डैश, और हमने कहा ये 1 1 है, इज 1 1, 1 1 है। तो आप ये बताइए कि नल स्पेस में कितने मेंबर आएंगे? नल स्पेस में कितने मेंबर आएंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं आपसे पूछ लूं नलिटी क्या होगा मेरा, इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि नलिटी मेरा क्या होगा। तो बताओ, दोनों चीज सोचो। अब बताओ कि अगर मैंने कहा कि कोई मेरा, ठीक है, कोई मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1 1 है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप बताओ रेंज स्पेस, नल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, या नल सेट बोल सकते हो, ठीक है, और नलिटी क्या होगा, आप ये बताओ, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। तो सिचुएशन बड़ी सिंपल है यार, कि मैंने आपको क्या बताया, 1 1 क्या होता है? जिसके यूनिक इमेज हो, यानी कि यूनिक इमेज हो,
यानी कि आप अगर ऐसा करें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए, राइट, ऐसा होता है। और अभी आपने सीखा कि जीरो का, अभी आपने सीखा कि जीरो का, ठीक है, एक तो पक्का ही होगा, क्या होगा कि मेरा ये तो पक्का ही मिलेगा, ये श्योर है कि एक का तो ये श्योर है कि ये जाता है, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो चुका है जबकि ये इसका जाएगा मतलब इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो जाता ही, ये जाता है, तो 1 1 है ऑलरेडी, तो जीरो को तो इमेज तो जीरो मिलने वाला है, बात समझो, जीरो का इमेज तो जीरो मिलने ही वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं कि अदर जो एलिमेंट है तो उनका क्या इमेज जीरो हो सकता है, तो इसने 1 1 बोला है, इसने क्या बोला है 1 1, इसने क्या बोल दिया भाई कि ये 1 1 है। अगर इसने 1 1 बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अदर मेरे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका इमेज क्या हो, जीरो हो, ठीक है, क्योंकि इसने 1 1 बोल दिया है यार, तो 1 1 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास यूनिक इमेज मिलेंगे, सॉरी यूनिक इमेज तो ऐसे मिलते हैं, मतलब यूनिक अगर देखा जाए सभी एलिमेंट के यूनिक इमेज होंगे, ठीक, यूनिक इमेज होने का मतलब क्या होता है, रेंज में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा, यूनिक इमेज होगा। और यूनिक इमेज होने का मतलब क्या होता है कि भाई जीरो भी, अब यहाँ पे जो है जीरो में मेंबर होगा उसका भी यूनिक इमेज होगा, और वो तो जीरो फिक्स है कि वो तो जीरो होना ही होना चाहिए, तो अदर हो चाहे ना हो लेकिन जीरो तो होना ही चाहिए, तो फिक्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन जब डिफाइन किया होगा तो ये मैंने बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, तो ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये सोचो कि नल स्पेस में कितने मेंबर आ सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जीरो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अदर इसमें डिफाइन हो ही नहीं सकता, 1 1 केस है और जीरो पक्का इसका इमेज जीरो होगा, ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास नल स्पेस में क्या होगा, एक ही मेंबर मिलेगा, वो होगा जीरो वेक्टर, ठीक है। और अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर आता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, और अगर उसका कोई सब स्पेस बनाया जा सके, ठीक है, तो आप नल मतलब उसका डायमेंशन फाइंड करेंगे, अदर मतलब उसका अगर डायमेंशन बन सकता है तो यहाँ पे देखो अगर जीरो आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, उसके वो भी सिंगलटन है, वो भी सिंगलटन एलिमेंट है, तो मैंने आपको डायमेंशन की प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि अगर किसी सेट में सिंगलटन एलिमेंट आता है, सिंगलटन वेक्टर आता है, तो अगर वो वेक्टर मेरा नॉन जीरो होता है तब तो उसकी डायमेंशन डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक है, और अगर मान लो उसका वेक्टर वो जीरो होता है तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो उसकी डायमेंशन कंफर्म होती है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो जीरो होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी जीरो, ठीक है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नलिटी को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ईटा ऑफ टी इक्वल टू जीरो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में ना, ये बात समझ में जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं, सिचुएशन ऐसे ही क्लियर करनी है, ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक सिल्वेस्टर है, सिल्वेस्टर, ठीक है, सिल्वेस्टर लॉ उसको देख लेते हैं। सिल्वेस्टर लॉ ये बोलता है कि आप क्या करें, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है v2 v डैश, राइट, और सिल्वेस्टर लॉ ये कहता है मेरा कि अगर ऐसा डिफाइन है तो आप बोलते हैं रैंक ऑफ टी, ठीक है, नलिटी ऑफ टी और प्लस रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ये मेरा होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग काफी कुछ आगे यूज करने वाले हैं, इससे मैं छोटी सी प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको देने वाला हूँ इसका यूज करके, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सेंस लगा के आपको बताना होगा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, चलो मैं आपको देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने आपको दिया कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी, ठीक है, और टी इज अ लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, मान लो मैंने आपको ऐसा दिया और हमने आपसे कहा कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी, मान लो मैंने आपसे ये दे दिया, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि रेंज ऑफ टी इंटरसेक्शन विद कर्नल ऑफ टी, ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, ठीक है,
तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार थिंक करें, उसके बाद मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार थिंक करें, ठीक है। थिंक करके देखो, जब भी आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को पहले अपने आप से सॉल्व करना चाहिए, थिंक करना चाहिए, उसके बाद ही आप अगर इसका सोल्यूशन देखते हैं तो फिर मजा आएगा आपको, नहीं तो ऐसे मजा आने वाला नहीं है, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई किया करो तो आप पेन कॉपी लेकर हर एक क्वेश्चन को, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो पहले उसको पॉज करके पहले उसको अपने आप से करने की पूरी कोशिश करें, और उसके बाद अगर नहीं लगता है तो फिर आप वीडियो को ओपन करें, उसको समझें, फिर अगेन उसको अपने आप से ट्राई करें। तो ऐसे पढ़ोगे ना तभी ऑनलाइन पढ़ने का मजा आएगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन पढ़ने का एक मूवी जैसा देखना, उसमें कोई फायदा नहीं है, तो मजा भी नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इसको चलो बता रहा हूँ आंसर, इसमें हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो अगर कोई तुमसे ऐसा दे देता है, ये पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें 0 वेक्टर होगा आंसर। चलो ये तो ठीक है, तो नॉर्मल सी बातें हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, हमारा रेंज स्पेस, नल स्पेस, नलिटी, इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा है कि लेट टी फ्रॉम R2 टू R2, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन जो है वो है कि x, 0, देन हमें शो करना है कि t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड द रेंज एंड नल स्पेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो पहला काम है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, समझो। जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा डिफाइन है टी x, y इक्वल टू x, 0, ठीक है। तो इसमें वही हम लोग क्या प्रॉपर्टीज फॉलो कराएंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है तो इसको शो करना है, तो इसके में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप फॉलो कराएं, जैसे कि वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो कराने वाले हैं, तो एडिशन के लिए हम लोग फॉलो कराने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ लेट कर लिया, पहले इज्यूम कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, मान लीजिए अल्फा इक्वल टू, हमने लेट कर लिया कि अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या है, x1 y1 है, ठीक है। और यहाँ से हमने बीटा इक्वल टू लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, हमने लेट कर लिया कि x2 और y2 है, ठीक है। अब आप क्या करें, इनका ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लें। तो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लेंगे तो t अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 का मतलब क्या हुआ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1, ठीक है, y1 और इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करोगे आप अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ओनली x1, राइट, और 0, ये मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा डिफाइन कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, x2, y2 इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x2, 0, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर लिया है, तो एज्यूम कर लो, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होगी, टी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास ये होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, के अल्फा इक्वल टू के इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा, ये मान लो डिफाइन करना है। तो पहले हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएं और राइट हैंड साइड लेकर चले आए, तो आपके पास हो जाएगा, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो यानी अल्फा मेरे पास क्या है, ये है, और बीटा मेरे पास क्या है, ये है। इन दोनों को क्या करें, आप ऐड कर दें। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है, y2, ये मिल जाता है। चलो ये मिल गया, तो इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको पूरा एज्यूम कर लेंगे x, और इधर वाले को एज्यूम कर लेंगे हम लोग क्या, y, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया आपके पास y। अब आपको क्या करेंगे, जब x y आपको मिल चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन कर दीजिए, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन करिए। तो ये मेरे पास अगर x y इस फॉर्मेट में होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, x, 0 लिखता हूँ। तो यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x1, ठीक है, और प्लस x2, ठीक है, और 0, ये मिल गया। अगर इसको आप ब्रेक कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से x1, 0, ठीक है, और प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपका x2, 0, ये मिल जाता है। और x1, 0 को मैं क्या बोलूंगा, तो x1, 0 को मैं बोलता हूँ टी अल्फा,
ठीक है, ऊपर देखो मैंने लिख रखा है, तो ये हो जाएगा टी अल्फा और प्लस x2 का 0 को क्या बोलता हूँ मैं, टी बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा टी बीटा। ठीक है, तो क्लियर हो गया नहीं हो गया, तो टी अल्फा और टी बीटा मेरा डिफाइन हो गया। तो मैंने तो ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर लिया। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं भाई। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, फिर हम वही लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब अल्फा जो है मेरे पास उसमें आप क्या करें, के से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसमें आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से के x1, ठीक है, कामा के x2, राइट। तो इक्वल टू, अब ये मेरा बन गया होल x, ये बन गया होल मेरे पास y। और आप डिफाइन करें तो यहाँ पे अगर x और ये y ऐसा होता है तो आप लिखते हैं x का 0, इसका इमेज जो आता है। तो यहाँ से इसका इमेज क्या आएगा, इसका इमेज आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा x जगह पे आप लिखेंगे के x, तो यहाँ से हो जाएगा के x और कामा 0। ठीक है, ये हो जाएगा के, आप ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा के, और यहाँ से हो जाएगा x1, सॉरी x1, ठीक है के, तो यहाँ से हो जाएगा x1 कामा 0। तो आपने देखा x1 कामा 0 किसका होता है इमेज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली में होता है टी अल्फा। तो हम इसको बोलेंगे के और इनटू ये हो जाएगा आपके पास टी अल्फा। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट भी सिंपली प्रूफ हो गया, सेकंड भी सिंपली प्रूफ हो गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, तो मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ कि मेरा क्या होगा, ठीक है, ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हेंस टी इज LT। तो ये आप डायरेक्टली सिंपली आप ये कह सकते हैं कि टी मेरा क्या है, LT है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में देखते हैं। देखो पहले तो आपको ट्रांसमिशन जो डिफाइन है उसके बारे में एनालिसिस कर लो। जैसे हमारे पास x कामा y इक्वल टू क्या डिफाइन है कि ये है x कामा 0, राइट। तो ये मेरे पास डिफाइन है और आपको पता है कि ये मेरे R2 के मेंबर है, ये बात कंफर्म है। अब आपको देखो रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। अगर मैं रेंज स्पेस की डेफिनेशन की बात करूँ, रेंज स्पेस ऑफ टी, तो क्या था, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये मेरे पास था। अब यहाँ तो देखो, तो अब यहाँ पे अगर देखने वाले हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैसा मैपिंग है, ऐसी मैपिंग है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि टी ऑफ एक्स कामा वाई सच दैट, और यहाँ पे हो जाएगा कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, और यह कैसे R2 स्पेस है, तो R2 स्पेस यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू यहाँ से आपके पास है x कामा 0। तो यहाँ से इसके इमेज जितने भी हैं x कामा 0 फॉर्मेट में, तो x कामा 0 यहाँ से हो जाएगा और सच दैट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि x कामा 0, सॉरी x कामा y कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, x कामा y आपको बिलोंग कर रहा है R2 में। तो सिंपली ऐसे रेंज स्पेस आप निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने रेंज स्पेस निकाला है उसी टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, नल स्पेस निकाल सकते हो। नल स्पेस हमारी डेफिनेशन क्या थी, नल स्पेस, राइट, नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू, ये मेरा था द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हुज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ V हुज इमेजेस आर 0। ठीक है, तो मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स किसका होगा, V का होगा, यानी वेक्टर स्पेस का होगा, और जिसका इमेज मैं निकालूं तो क्या आ जाए मेरे पास, 0 आ जाए। ये मेरे पास डेफिनेशन थी। चलो जैसे डेफिनेशन है वैसे ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे क्या बोल सकता हूँ, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे x क्या है, तो x मेरा x का y के फॉर्मेट में है। मेरा जो मेंबर है ये v का मेंबर होता है, ये मेरा जो मेंबर आता है ये v डैश का मेंबर होता है, ठीक है। और यहाँ तो v और v डैश दोनों ही मेरा R2 हैं, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सच दैट। तो ये मेरा हो जाएगा R2 का मेंबर है मेरे पास, ये हो जाएगा x कामा y बिलोंग्स टू R2, ठीक है, और ये हो जाएगा t ऑफ x कामा y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो आगे, तो टी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 आपके पास है, टी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ से समझिए थोड़ा सा, तो टी एक्स कमा वाई 0 मतलब क्या हुआ, तो ये मेरे पास हो गया एक्स कमा 0 इक्वल टू 0। तो 0 कामा 0 मतलब इसको ऐसे लिखो, 0 कामा 0, राइट, 0 कामा 0 लिखो, राइट, ऐसे लिखो। तो इसकी कहानी क्या हुई, इसकी कहानी ये हुई कि x इक्वल टू 0, इसकी कहानी क्या हुई कि x इक्वल टू 0, इसकी कहानी ये हो गई। तो अगर x इक्वल टू 0 दे रहा है मेरा, तो समझो, तो जहाँ x है यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स में क्या, जहाँ x वहाँ क्या रख दो, 0 रख दो। तो यहाँ से आपको मिल जाता है क्या, तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि 0 कामा y,
यानी इस फॉर्मेट में जितने भी वेक्टर्स आपके पास होंगे, इस फॉर्मेट में जितने भी वेक्टर आपके पास होंगे, जैसे कि 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,1/2, 0,1/3 एटसेट्रा, इस फॉर्मेट में जितने भी वेक्टर हैं, ठीक है, आप सभी को क्या बोल सकते हैं, आप इसका कलेक्शन ले लें और वही सारे कलेक्शन क्या होंगे, नल स्पेस के मेंबर होंगे, राइट। तो यहाँ पे इसके नल स्पेस के मेंबर आपके पास हो जाएंगे ये सभी। और ये जो 0,y है, 0,y किसका मेंबर होगा, ये R2 का ही मेंबर होगा, ठीक है। और अगर इसका आप इमेज करके देख लें 0,y का, तो आपको 0 ही मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। तो 0,0 मिलेगा, क्लियर है नहीं क्लियर? 0 का मतलब यहाँ पे हो रहा है 0,0, आप चाहो तो ऐसे 0,0 लिख लें, ठीक है। तो समझ में आएगी नहीं कहानी, नल स्पेस, रेंज स्पेस, इसकी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आपको इसमें देखा कि कुछ खास नहीं था। चलो 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको शो करना होगा, जैसे इसमें बोल दिया है वेरीफाई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप शो कर लें। इसमें मैं आपको केवल ये दे रहा हूँ कि फाइंड नल स्पेस, आपको इसमें नल स्पेस निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे नल स्पेस, चलो देख लेते हैं वो भी। नल स्पेस, चलो मैं नल स्पेस आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो नल स्पेस के लिए मेरी कहानी क्या थी, तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। नल स्पेस की जो भी कहानी थी, तो नल स्पेस ऑफ टी, चलो मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन मेरा हो जाएगा इसका। तो इसका कलेक्शन हम लेने वाले हैं, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 का फॉर्मेट, राइट, ये हो जाएगा। और सच दैट, और ये जो मेरा फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड है, याद रखना है ये बात, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा A1 A2 A3, और ये कहाँ बिलोंग करेंगे मेरे, ये दोनों, ये मतलब ये वेक्टर बिलोंग कहाँ करेगा, ये F3 में बिलोंग करेगा, राइट। ये मेरा हो जाएगा F3, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे, यानी T ऑफ A1 A2 A3, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो 0,0,0, ये हमारा डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो अब आप अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि यहाँ पे काम क्या होगा, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा ऐसे। तो ये होता है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन राइट करिए, तो सो इम्प्लाइज दैट, मैं अगर यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये आता है कि A1, ठीक है, माइनस A2 और प्लस 2A3, ठीक है, कॉमा, यहाँ से आएगा आपके पास 2A1 प्लस A2, ठीक है, और माइनस A3, ये हो जाएगा, और कॉमा, यहाँ से हो जाएगा माइनस A1, ठीक है, और माइनस 2A2, ये हो जाएगा। और इक्वल टू मेरे पास है 0,0,0, ये कहाँ है, एक्चुअली में ये ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है उसी की वैल्यू ये हमने उठा के रख दिया और कुछ खास नहीं किया, ठीक है। कंपेरिजन कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा A1 माइनस A2, ठीक है, और प्लस 2A3 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी आपके पास 2A1, ठीक है, और प्लस A2 और माइनस A3 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से लास्ट इक्वेशन मिल जाएगी आपके पास माइनस A1 माइनस 2A2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप इसका आइक्लन फॉर्म बनाइए, ठीक है, और आइक्लन फॉर्म बनाने के बाद आप सिंपली इसका आंसर निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 एंड -1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -1 1 -2, ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 -2 -1 एंड -2, ये हो गया। इसको आप आइक्लन फॉर्म से रिड्यूस करें, जब इसको आइक्लन फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा, चलो मैं राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ से पहला टर्म बनेगा आपके पास, चलो यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, पहला तो बनेगा 1, इधर आया 1 2, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो ये -1 है, फर्स्ट रो को तो टच ही ना करो, और ये मेरे पास 2 है, इसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन आपके पास क्या बनेगी, ये तो मेरा हो गया 0, इसमें हमने क्या किया, माइनस यानी -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3, तो हो जाएगा मेरे पास 3, और यहाँ पे अगर -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2 2 4 यानी -5, यानी यहाँ पे हो जाएगा -5, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर करेंगे आप
ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0, और डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3, तो इसको डायरेक्टली अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आगे लेकर चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 -1 एंड 2, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 3 -5, और ये आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मुझे 0, और ये हो जाएगा मेरे पास -5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे सभी इंडिपेंडेंट मतलब नॉन जीरो, सभी अगर नॉन जीरो हैं, अगर सभी रो इसके क्या होते हैं नॉन जीरो होते हैं, तो ये पक्की बात जीरो सोल्यूशन रखेगा। कैसा सोल्यूशन रखेगा, जीरो, क्योंकि होमोजीनियस है। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ कि जीरो सोल्यूशन रखेगा। ये होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। और होमोजीनियस सिस्टम अगर है और इसके सभी नॉन जीरो रोज होते हैं तो समझ जाना ये यूनिक सोल्यूशन रखेगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये मेरा जीरो सोल्यूशन रखेगा। तो जीरो सोल्यूशन का मतलब होता है कि A1 = A2 = A3 इक्वल टू क्या रख देगा, ये जीरो सोल्यूशन मेरा रखेगा। तो आपने देखा कि A1 A2 A3 लास्ट में मेरे पास क्या है, जीरो। तो इसका मतलब नल स्पेस में मुझे क्या फाइंड हो जाएगा, ये सभी जीरो वेक्टर फाइंड हो जाए, यानी आपको नल स्पेस में वेक्टर मिल जाएगा 0, 0, 0, राइट। और आपको पता है कि 0, 0, तो 0, 0, 0 एक इस वेक्टर स्पेस का मेंबर है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, और इसका अगर आप इमेज निकाल के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको सरते ही यहाँ पर 0, 0, 0 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे।